लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गॉस जैकोबी मेथड टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम को गॉस सीडल मेथड के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब गॉस जैकोबी और गॉस सीडल में यदि हम कंपेयर करें तो देखो दोनों ही मेथड जो है वो इटरेशन मेथड के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। नंबर ऑफ इटरेशंस पे हम यह काम करेंगे, अननोन्स एक्स वाई जेड के यहां पे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। गॉस सीडल मेथड में यदि बात की जाए तो यहां पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है आंसर फाइंड आउट करने के लिए वो काफी फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू गॉस जैकोबी मेथड। इसी वजह से यहां पे हम बहुत कम इटरेशंस पे जल्दी से सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता था, 10 से 11 इटरेशन पे हमको फाइनल आंसर मिलता था। यहां कम इटरेशंस पे भी अपने को आंसर मिल जाएगा। गॉस सीडल मेथड को बेसिकली हम गॉस जैकोबी मेथड का एक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। सीखते हैं कि कैसे हम गॉस सीडल मेथड के माध्यम से किसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अपने को एक सिस्टम गिवन है 27x + 6y - z = 85, 6x + 15y + 2z = 72 एंड देन x + y + 54z = 110। अब देखिए सिस्टम को सपोज हम कहें सिस्टम नंबर 1, तो अब इस सिस्टम को गॉस सीडल से सॉल्व कैसे करें? तो हमको पता है कि इटरेशन मेथड के लिए जो कंडीशन होता है सबसे पहले तो हमें वो वेरीफाई करना होगा और उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि हर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट रिमेनिंग के कोफिशिएंट्स के सम से बड़ा हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो। तो यहां पे देखिए x की बात करें तो x का कोफिशिएंट है 27 और 27 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा 6 और -1 के मैग्नीट्यूड के सम से। तो देखिए x का कोफिशिएंट, यहां y का कोफिशिएंट 6 था और z का कोफिशिएंट -1 है, तो 6 + 1 इट विल बी 7 विच इज लेस देन 27। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से हम y के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो इसका जो मॉड होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा 6 और 2 के मॉड के सम से। थर्ड इक्वेशन से यदि हम बात करें तो मॉड ऑफ 54 इज ग्रेटर देन मॉड 1 प्लस मॉड 1। मतलब यहां से x का कोफिशिएंट हमने देखा, यहां से y का, और थर्ड इक्वेशन से z का कोफिशिएंट जो है वो हम देखें तो उनका जो मैग्नीट्यूड है, मॉड है, वो लार्जर हो रहा है एज कंपेयर टू अदर कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो यहां पे ये कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो रही है कि हम यहां पे इटरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब गॉस सीडल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि गॉस सीडल मेथड को हम अप्लाई करें या इटरेशन मेथड को अप्लाई करें तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट लार्जर है वहां से उस वेरिएबल का वैल्यू निकालें। तो यहां पे x का कोफिशिएंट लार्जर था तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो देखो x का वैल्यू अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहां पे 85 - 6y + z और ये 27 राइट साइड शिफ्ट करें तो इट विल बी 1/27। तो x का वैल्यू y और z की टर्म में निकाला। अब यहां पे y का कोफिशिएंट लार्जर था तो यहां से y की वैल्यू हम x और z की टर्म में फाइंड आउट करें तो y will be 1/15 and 72 minus 6x minus 2z। तो यहां से हमने y को x और z की टर्म में फाइंड आउट किया। अब थर्ड इक्वेशन में देखें तो z का कोफिशिएंट लार्जर है तो यहां से z का वैल्यू निकालें तो यहां पे अपने को मिलेगा z = 1/54 and 110 minus x minus y। तो इस प्रकार हमने x, y और z का वैल्यू निकाला। अब इतना प्रोसेस तो हमने गॉस जैकोबी के लिए भी किया था। अब यहां पे जो प्रोसेस है ना, डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, जिससे कि यहां हम कह सके कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ज्यादा है, मतलब कम स्टेप्स में हम बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर सके। आंसर फाइंड आउट करने का मीनिंग ये होगा कि x, y और z के हम वो वैल्यूज फाइंड आउट करें जो दी गई इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेटली सेटिस्फाई कर सके। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम बात करें कि भाई ये तो x, y, z के अपने को इनिशियल वैल्यूज जो है यहाँ पे y और z की टर्म में गिवन है, x इन टर्म्स ऑफ yz, y इन टर्म्स ऑफ xz एंड z इन टर्म्स ऑफ xy। तो सबसे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉस जैकोबी में हम करते थे कि सबसे पहला अप्रॉक्सीमेशन जो होता था x, y, z का वो होता था x1, y1
एंड Z1, इनको हम कहते थे XYZ के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस। और जेकोबी में फाइंड आउट कैसे करते थे, यहां जितने वेरिएबल है इस सिस्टम में राइट हैंड साइड पे सारे XYZ को हम 0 मानते थे। यदि आपको यहां पर नहीं गिवन है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन तो हम एज्यूम करते थे कि XYZ के बेसिक अप्रोक्सीमेशंस या इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस जो है वो 0 होंगे। अब चूंकि यहां भी नहीं गिवन है तो वहां हम इनको 0 मानते थे राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे XYZ को हम उनके पहले अप्रोक्सीमेशंस कहते थे। गॉस सीडल में ऐसा नहीं होगा। यहां फास्ट कन्वर्जेंस क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये रहेगा कि हम x की, y की या z की मोस्ट रिसेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग उनके जो अप्रोक्सीमेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। लाइक हम बात करें कि जैसे यहां पे हम बात करें x का वैल्यू निकालने के लिए हमको जरूरत है yz का, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप क्या एज्यूम करेंगे, y को आप 0 माने और z को भी आप 0 माने। x का जब आप अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे फर्स्ट तो उसमें जो अननोन वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं उनको हम 0 एज्यूम करें तो देखिए यहां से अपने को मिलेगा x1 का वैल्यू, और x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे 1/27 इंटू 85 माइनस 6y, और yz को तो हमने 0 कंसिडर किया है तो ये भी 0 और ये भी 0, मींस 85/27 ये हो जाएगा अपने पास 3.15। तो ये हमको मिला x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1। अब देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन यहां पे हम यदि y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले तो ये होगा 1/1572 माइनस 6x माइनस 2z। अब यहां देखिए x जो आ रहा है ना, यहां x की जगह और z की जगह हम 0 नहीं लेंगे जैसे हम जेकोबी में लेते थे। यहां जिन जिन वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं मोस्ट रिसेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और y के z के अप्रोक्सीमेशंस हम फाइंड आउट करते जाएंगे। जैसे y का पहला अप्रोक्सीमेशन होगा y1 जो कि हो जाएगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6 इंटू x, तो 6 इंटू एक्स और x की प्लेस पे हम क्या लेंगे x1, क्योंकि अब हमारे पास हमको x0 लेने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द अप्रोक्सीमेशन बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x दैट इज x1। तो मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशंस को यूज करते हुए नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करेंगे। एंड माइनस 2z, अब z का चूंकि पहला अप्रोक्सीमेशन अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह हम इनिशियल या बेसिक अप्रोक्सीमेशन लेंगे जो कि है हमारे पास 0। इनको आप y0 या z0 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बेसिक अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को। अब देखिए यहां पे अपने पास वैल्यू अवेलेबल है 72 माइनस 6x1, तो यहां हम लिख सकते हैं 71/15 इंटू 72 माइनस 6 इंटू x1, और x1 का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 3.15 एंड माइनस 0। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 अपने पास आएगा 3.54। तो इस प्रकार हमने y1 का वैल्यू निकाला। सिमिलरली z1 निकालने के लिए हमको किसका रिक्वायरमेंट है, x और y का। तो x और y की सबसे मोस्ट रिसेंट वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है, x1 एंड y1। तो मोस्ट रिसेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो निकालेंगे। इसी वजह से यहां पे अपने को कन्वर्जेंस जो है बड़ा फास्ट मिलता है, मतलब हम जल्दी x y z के वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो 1/54 इंटू 110 माइनस x, और x की प्लेस पे मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ x दैट इज x1 एंड यहां पे आ जाएगा y की प्लेस पे y1। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 1/54 इंटू 110 माइनस x1 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3.15 एंड माइनस y1 का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 3.54। अब देखिए इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1.91। तो इस प्रकार x1, y1 और z1 के वैल्यू जो है हमको मिल गए। x1 का वैल्यू आया 3.15, y1 का वैल्यू 3.54 एंड z1 का जो वैल्यू है वो 1.91। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इनके कैसे फाइंड आउट किए जाए। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए वापस ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड जो है, x इन टर्म्स ऑफ वाई जेड, y इन टर्म्स ऑफ एक्स जेड एंड z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, यहां पे क्या करें, जो जो अपने पास मोस्ट रिसेंट वेरिएबल्स की वैल्यू अवेलेबल है उनको सब्स्टिट्यूट करें, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करें। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यहां से x फाइंड आउट करेंगे और x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होगा x2 जो कि हो जाएगा 1/27 इंटू 85 माइनस 6y। अब देखिए y का आपके पास बेस्ट अप्रोक्सीमेशन या मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन कौन सा अवेलेबल है, y1। तो यहां पे रखे हम y1 प्लस
z, और z का अपने पास मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन z1 अवेलेबल है। अब यहां पे यदि हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बी 1/27 85 माइनस 6 इंटू वाई, और y का मोस्ट रिसेंट अपने पास y1 अवेलेबल है जो कि है 3.54 एंड प्लस z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपने पास है 1.91। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें 1/27 इंटू 85 माइनस 6 इंटू 3.54 प्लस 1.91 तो अपने को x2 का वैल्यू मिल जाएगा 2.43। तो यहां हमको मिल गया x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यदि अपने को फाइंड आउट करना हो तो यहां पे हम क्या करें, x और z का वैल्यू रखें। अब x की मोस्ट रिसेंट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, अब नई वैल्यू अवेलेबल है x2, तो यहां x की प्लेस पे x2 रखें, और z की मोस्ट रिसेंट वैल्यू कौन सी है, z1। अभी तो z2 हमने निकाला ही नहीं, इसलिए मोस्ट रिसेंट वैल्यू z का हुआ z1। तो यहां पे x की प्लेस पे x2, z की प्लेस पे z1, तो अपने को मिल जाएगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6 इंटू एक्स का मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन अपने पास है x2 माइनस 2 इंटू जेड का मोस्ट रिसेंट वैल्यू अपने पास है z1। अब देखिए यहां पे यदि हम इनको रखें x की प्लेस पे x2, और x2 का वैल्यू अभी हमने निकाला 2.43, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2 z1, और z1 का अपने पास वैल्यू है 1.91 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 का जो वैल्यू अपने को मिलेगा वो होगा 3.57। तो इस प्रकार हम y2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली हमको z का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन चाहिए जिसको हम कहें z2, तो ये अवेलेबल होगा अपने पास 1/54 इंटू 110 माइनस x माइनस y। अब देखिए x की जगह क्या रखें, x का मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन, और x का सबसे मोस्ट रिसेंट वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे x2 माइनस y, और y का अपने पास सबसे मोस्ट रिसेंट वैल्यू है y2। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें 1/54 110 माइनस x2, और x2 मींस 2.43 रखें और माइनस y2 करें मतलब 3.57 करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो z2 का वैल्यू अपने पास आएगा 1.92। इस प्रकार अपन ने z का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन z2 भी आसानी से निकाला। अब बात करते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन की। अब ये अप्रोक्सीमेशन कहां तक फाइंड आउट करें, मुद्दा ये भी होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करें कि x की यहां जो फर्स्ट और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू में कोई डिफरेंस आ रहा है 3.15, यहां अपने को मिला x का वैल्यू 2.43, तो बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हम ये कैलकुलेशन तब तक करते रहेंगे, इटरेशंस या अप्रोक्सीमेशंस तब तक फाइंड आउट करेंगे जब तक कि x की दो वैल्यूज, y की दो वैल्यूज और z की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज एक समान दशमलव के कम से कम 3 अंकों तक हमको न मिल जाए, और जहां हमको एक समान वैल्यू मिला कि हम वहीं स्टॉप करेंगे और वहीं हमारा फाइनल आंसर x y z को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए y का वैल्यू अपने पास आया था 3.54, यहां y2 का वैल्यू आया अपने पास 3.57, तो अभी भी डेसिमल के सेकंड प्लेस पे वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है। z का वैल्यू 1.91 था, यहां पे 1.92 आया, यहां भी सेकंड प्लेस पे वेरी कर रहा है, मींस वी नीड टू फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन हियर। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए फिर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो x का वैल्यू अपने पास क्या है, यहां पे 1/27 इंटू 85 माइनस 6y। अब देखिए हम तो क्या रूल फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा हमारे पास x3, और x3 निकालने के लिए जो भी आपका yz होगा वो मोस्ट रिसेंट वैल्यू के साथ ही आपको लेना होगा। तो y का मोस्ट रिसेंट वैल्यू अपने पास अवेलेबल है y2, तो यहां हम रखें y2 एंड प्लस z, और z का मोस्ट रिसेंट वैल्यू अपने पास अवेलेबल है z2। क्लियर, तो अब यहां से क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। y2 का वैल्यू अवेलेबल है अपने पास 3.57, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, z2 का वैल्यू 1.92 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x3 मींस x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन अपने को मिलेगा 2.426। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमको x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन यहां मिल चुका है। अब इसी प्रकार y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन y3 जो है इस इक्वेशन के माध्यम से मिलेगा, जो कि होगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6x। अब देखिए यहां पे x आया और z आया,
तो x की सबसे मोस्ट रिसेंट वैल्यू कौन सी अवेलेबल है? x3 जो अभी हमने निकाला भाई, x2 पहले था बट अब तो x3 हमारे पास अवेलेबल है, तो x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? x3 एंड -2z। अब देखिए z की मोस्ट रिसेंट वैल्यू हमारे पास जो है वो अभी z2 अवेलेबल है, तो हम ये रखें। तो इस प्रकार यहां पे यदि x की प्लेस पे x3 मींस 2.426 रखें और z की प्लेस पे z2 मींस 1.92 रखें और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो विल गेट द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, दैट मींस y3, और ये हो जाएगा 3.572। तो इस प्रकार हमको y3 जो है वो भी मिल गया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y। अब इसी प्रकार हम z का वैल्यू भी निकालें तो z का जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है वो होगा z3 और वो निकलेगा इस इक्वेशन से 1/54 इंटू 110 माइनस x माइनस y। अब देखिए यहां पे जो x और y है ना, तो x की सबसे मोस्ट रिसेंट वैल्यू और x की मोस्ट रिसेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है x3, तो यहां पे हम x की प्लेस पे x3 रखें एंड माइनस y, और y की जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू अवेलेबल है वो हमारे पास अब y3 अवेलेबल है, तो यहां पे रखें y3। अब यहां पे x की प्लेस पे x3 मींस 2.426 रखें, y की प्लेस पे y3 मींस 3.572 सब्स्टिट्यूट करें। अब देखिए कैलकुलेटर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन वैल्यूज को रख के, है ना। तो z का जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा वो हो जाएगा 1.925। तो इस प्रकार z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है फिर से चेक करने की, सेकेंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज को कंपेयर करने की कि कोई वेरिएशन बन रहा है या नहीं। अब देखिए यहां पे यदि हम चेक करें तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के केस में यदि हम बात करते हैं तो जो x2 है हमारा वो कैसा है 2.43 और x3 जो है 2.426। यदि डेसिमल के सेकेंड प्लेस की हम बात करें तो 2.426, ये 2.43 के इक्वली तो है और यहां भी 2.43 मिल रहा है, बट हम डेसिमल की 3 प्लेस तक कम से कम आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे तो हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन हो रहा है, दोनों वैल्यूज एक समान मिल रही है। अब यदि y की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन को कंपेयर करें तो y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है 3.57 और y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन है 3.572, मतलब यहां पे भी वेरिफिकेशन हो रहा है, दोनों वैल्यूज सेम आ रही है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन को हम कंपेयर करें z के सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से तो z का जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है इट विल बी 1.92 एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन है 1.925। यहां पे 920, यहां पे 925 मींस डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तो ये भी वेरीफाई हो गया और थर्ड प्लेस तक हमको वैल्यू चाहिए, मींस हम यहां पे कह सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू x3 जो कि हमारा फाइनल x होगा, क्योंकि हमारा देखिए जो बेसिक वेरिएबल है वो x, y और z की टर्म में, तो आंसर हम कभी भी x2 और x3 की टर्म में नहीं देंगे, आंसर भी हमेशा x, y, z की टर्म में ही अपने को देना होगा। रीजन उसका ये है कि जो हमारे वेरिएबल्स है ना हमको उन्हीं की टर्म में हमेशा आंसर निकालना होता है। ये तो बेसिकली सेकेंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करता है कि ये x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, ये थर्ड है, बाकी फाइनल आंसर हमेशा x में होगा और x का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 2.426। अब इसी प्रकार y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इनको भी कह सकते हैं कि y2 इज इक्वल्स टू y3, दैट मीन्स y, और y का वैल्यू अपने पास आ गया था यहाँ पे 3.572 और इसी प्रकार z2 इज इक्वल टू z3 इज इक्वल टू z और ये हो जाएगा 1.925 जो कि हमारा फाइनल आंसर होता है। इस प्रकार हमने x, y और z की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर दी थी कि 3 से 4 इटरेशन में हमेशा हर क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाएगा। मींस कहने का ये कि हम जो बात कर रहे थे बार बार कि यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो गॉस जैकोबी के कंपैरिजन में बड़ा फास्ट होता है, मतलब कम स्टेप्स में आंसर आता है। उसका कारण ये है कि हम क्या कर रहे हैं, गॉस जैकोबी में हम क्या करते थे कि हर स्टेप में पहले x की जगह x0, y0, z0 रखा, तो x के y के और z के अप्रोक्सीमेशन x1, y1, z1 मिलते थे। फिर x की प्लेस पे y की प्लेस पे और z की प्लेस पे x1, y1, z1 लिया, तो अपने को सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2, y2, z2 मिलते थे। प्रोसेस लेंदी हो गया था, काम आसान था। अब यहां पे हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी नया हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं उसमें x, y, z के हम मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन को यूज कर रहे हैं, मतलब वो वहीं के वहीं एडजस्ट हो रहा है और 2 स्टेप से 3 स्टेप का हमारा काम जो है वो
बचा रहा है। इस वजह से हमारा जो यहाँ पे कन्वर्जन से बड़ा फास्ट हो रहा है, मतलब हमको इक्वल वैल्यू जो है, सेम वैल्यू बड़ी जल्दी स्टेप में मिल जाएगी। आई होप कि आपको मेथड और एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।